एवरीवन, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूं अबाउट एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस एक प्रीनेटल इन्वेसिव टेक्निक है जिसमें आपके डॉक्टर एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़े अमाउंट में बाहर लाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वेरी थिन निडल और फिर उसका टेस्टिंग किया जाता है ये पता लगाने के लिए कि क्या आपके बच्चे को किसी तरीके का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या एबनॉर्मलिटी होने का कोई खतरा है। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम या स्पाइना बाइफिडा और बहुत सारे इस तरीके के हेल्थ इश्यूज रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलता है। अपने कई वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि गर्भावस्था के दौरान एक शिशु एमनियोटिक सैक से घिरा हुआ होता है। एमनियोटिक सैक में एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो एक कुशनिंग की तरह काम करता है और इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। इसी एमनियोटिक सैक में कुछ फीटल सेल्स भी मौजूद होते हैं और इन फीटल सेल्स की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू पता लगाया जा सकता है कि एक बेबी को किसी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर या प्रॉब्लम तो नहीं होगा। यही एक रैशनले है जिसके बेसिस पे डॉक्टर्स इस एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और फिर उसकी लैब में टेस्टिंग होती है और पता लगाया जाता है कि होने वाले बच्चे को किसी तरीके का जेनेटिक इश्यू तो नहीं है। आपको मैंने ऑलरेडी डबल मार्कर टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। अगर इस टेस्ट में क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का रिस्क हाई आता है तभी आपके डॉक्टर आपको एमनियोसेंटेसिस के लिए कहते हैं। एक नॉर्मल अच्छी प्रेगनेंसी में आपको एमनियोसेंटेसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सिर्फ स्पेशल कंडीशंस में होता है। पहला जैसे मैंने बताया डबल मार्कर टेस्ट में अगर आए कि रिस्क हाई है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की, अगर एक माँ 35 इयर्स के ऊपर की है, ऐसे में यूजुअली भी क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चों के। तीसरा कंडीशन होता है अगर आपकी फैमिली में किसी को सिकल सेल डिजीज या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस इस तरीके का कोई बीमारी हो, अगर आपका ऑलरेडी एक बच्चा हो जिसको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम या स्पाइना बाइफिडा है, ऐसे केसेस में भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के लिए। इसके अलावा अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा बहुत हाई है जिसे पॉलीहाइड्रोएमनोस कहते हैं, इस कंडीशन में भी डॉक्टर एमनियोसेंटेसिस की यूटिलाइजेशन से इस एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर कर सकते हैं थोड़ी मात्रा में। और अगर एक बच्चे के लंग फंक्शन की टेस्टिंग करनी हो तब भी ये प्रोसीजर किया जाता है। तो नॉर्मली 15 to 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये टेस्ट होता है, क्योंकि अगर इससे पहले हो तो मिसकैरेज के काफ़ी चांसेस होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ पॉलीहाइड्रोएमनोस या फिर अगर एक बच्चे के लंग फंक्शन को टेस्ट करना हो, लंग्स के ग्रोथ के बारे में जानना हो, ऐसे में हो सकता है ये टेस्ट थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में भी शेड्यूल किया जाए। एमनियोसेंटेसिस क्यों करवाना ज़रूरी है इस बारे में डॉक्टर ऑब्वियसली आपको समझाएंगे। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि क्यों वो ये टेस्ट करवाना चाहते हैं और इसके रिस्क और बेनिफिट क्या है। इस पर्टिकुलर टेस्ट के कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इन 2% ऑफ केसेस ऐसा हो सकता है कि आपको एब्डोमिनल क्रैम्पिंग या स्पॉटिंग हो इसके आगे, या फिर लेस देन 1% ऑफ केसेस में चांसेस होते हैं आपको प्रीमैच्योर लेबर या मिसकैरेज हो। कुछ केसेस में इन्फेक्शन के भी कुछ चांसेस होते हैं। सो इन रिस्क एंड बेनिफिट्स को वे करके एट द एंड ऑफ द डे एक वुड बी मॉम और वुड बी डैड मिलकर ही ये डिसीजन लेते हैं कि उनको ये टेस्ट करवाना है या नहीं। डॉक्टर बस आपको एडवाइस करेंगे, उसमें आपको हामी भरनी है या नहीं, सारे रिस्क और बेनिफिट को तोल के ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम एक्यूरेसी की बात करें तो एमनियोसेंटेसिस 99% एक्यूरेट है ये बताने में कि आपके बच्चे को क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज का रिस्क है या नहीं। इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए एक महिला को पीठ के बल लेटाया जाता है, उनके एब्डोमिनल एरिया को कुछ मेडिसिन के यूटिलाइजेशन से सुन किया जाता है ताकि जब निडल डाला जाए उन्हें दर्द ना हो। पहले अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं डॉक्टर और देखते हैं गर्भाशय कैसा है, गर्भनाल कैसा है या बेबी की जो पोजीशन है वो कैसी है, और फिर इन्हीं पिक्चर्स के गाइडेंस के थ्रू डॉक्टर्स एक पतली सुई से थिन निडल को इंसर्ट करके स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक द्रव्य को या फ्लूइड को बाहर लाते हैं और उसके बाद उस सैंपल को लैब में भेजा जाता है टेस्टिंग के लिए। जैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड को निकाला जाता है, बेबी के हार्ट रेट को मॉनिटर किया जाता है, फीटल हार्ट रेट को देखा जाता है ताकि सब कुछ सही है या नहीं इसका पता लगाया जा सके।
वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में एमनियोसेंटेसिस के बाद सब कुछ सही ही रहता है, एक महिला को कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन उन्हें कहा जाता है कि 2-4 दिन वो रेस्ट पे रहे। अपने वीक बाय वीक प्रेगनेंसी सीरीज के वीडियोस में मैं कई बार इस एमनियोसेंटेसिस टर्म का जिक्र करती आई हूँ, तो इसीलिए मुझे लगा कि एक सेपरेट वीडियो बना दूं ताकि आपको पता लगे कि ये टेस्ट क्या होता है और ये भी पता लगे कि साधारण प्रेगनेंसी में जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, डबल मार्कर टेस्ट में सब कुछ सही आया हो, RH इनकम्पैटिबिलिटी की कोई इश्यू ना हो, ऐसे में एमनियोसेंटेसिस करवाने का कोई तुक नहीं बनता और डॉक्टर्स एडवाइस भी नहीं करते। जो भी स्पेशल केसेस में ये एडवाइस किया जाता है मैंने वो बताया, उसमें शायद एक छूट गया था, वो है RH इनकम्पैटिबिलिटी। वो क्या होता है इस बारे में भी डेडिकेटेड वीडियो है मेरे चैनल में, आप चेक कर सकते हैं। प्रेगनेंसी पेरेंटिंग से जुड़े कई टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाए हुए हैं आपकी इस जर्नी को स्मूथ बनाने के लिए, तो काइंडली उन्हें चेक करें, पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू सून, टिल देन टेक केयर।